सोचिए, एक ऐसा राजवंश जिसने अपना सबसे बड़ा किला, अपनी राजधानी सब खो दिया हो। जिसके राजा और सारे राजकुमार एक ही लड़ाई में मारे गए हों। उस राजवंश का भविष्य क्या होगा? ज्यादातर लोग कहेंगे खत्म। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर उसी राजवंश की एक भूली बिसरी शाखा से एक लड़का उठे और न केवल अपना किला वापस जीते, बल्कि दिल्ली के सुल्तान को भी युद्ध में हरा दे। ये कहानी सिर्फ एक जीत की नहीं है, ये है राख से उठकर एक साम्राज्य को फिर से बनाने की। आज हम बात करेंगे राणा हम्मीर की, जिन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। बिल्कुल। और हमारे पास स्रोत भी काफी दिलचस्प है। वंशावली है, लड़ाइयों के जिक्र हैं। और कुछ उपाधियां भी हैं जो उनकी वीरता का सबूत हैं। साथ ही कुछ लोक कथाएं भी हैं, है ना, जो उनके शुरुआती जीवन की एक अलग ही तस्वीर पेश करती हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या किया। सही बात है। हमें ये समझना है कि उन्होंने गुहिल वंश को सिसोदिया राजवंश के रूप में एक नई पहचान कैसे दी। एक ऐसी विरासत जो आगे चलकर राणा कुंभा और महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं को जन्म देगी। ये एक तरह से एक राजवंश का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए इस कहानी की नींव को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1303, चित्तौड़ का किला। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण मेवाड़ के लिए ये एक प्रलय जैसा था। प्रलय से कम नहीं था। उस समय मेवाड़ के राजा थे रावल रतन सिंह, और उनकी सत्ता का एक ढांचा था, है ना? जी हाँ, एक सामंती व्यवस्था थी। मतलब राजा के अधीन कई जागीरदार या सामंत होते थे, जो जरूरत पड़ने पर अपनी सेना के साथ राजा की मदद करते थे। बिल्कुल। इन्हीं में से एक थे सिसोदा गांव के सामंत लक्ष्मण सिंह। और फिर अलाउद्दीन खिलजी के साथ वो विनाशकारी युद्ध हुआ। हाँ, उस युद्ध में राजा रावल रतन सिंह तो वीरगति को प्राप्त हुए ही, उनके साथ साथ लक्ष्मण सिंह और उनके 7 बेटे भी मारे गए। 7 बेटे। इनमें हमीर के पिता हरि सिंह भी शामिल थे। और चित्तौड़ का किला खिलजी के हाथों में चला गया। पहली बार गुहिल वंश की शक्ति का जो प्रतीक था वो उनके हाथ से निकल गया। तो मेवाड़ की जो मुख्य शाही शाखा थी, जिसे रावल शाखा कहते थे, वो एक तरह से रतन सिंह के साथ ही समाप्त हो गई। हाँ, मुख्य शाखा खत्म हो गई। खिलजी ने पहले अपने बेटे खिज्र खान को चित्तौड़ का गवर्नर बनाया, और फिर बाद में ये किला मालदेव सोनगरा को सौंप दिया गया, जो दिल्ली को टैक्स देते थे। बाद में उनका बेटा बनवीर सोनगरा वहां का शासक बना। तो अब चित्तौड़ पर मेवाड़ का नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत के एक जागीरदार का शासन था। मेवाड़ के लिए ये सबसे अंधकारमय दौर था। और इसी अंधकार में एक चिंगारी सुलग रही थी, हम्मीर, जिनके पिता और दादा युद्ध में मारे जा चुके थे। वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ थे? उनकी अपनी कहानी तो किसी फिल्म से कम नहीं लगती। और शायद इसीलिए उनके शुरुआती जीवन से जुड़ी कई लोक कथाएं भी हैं। एक बहुत दिलचस्प किस्सा उनकी माँ के बारे में है। अच्छा। उन्होंने एक लड़की को देखा जिसमें असाधारण बल और फुर्ती थी। कहानी क्या थी? कहानी के अनुसार उस लड़की ने सिर्फ एक रस्सी घुमाकर एक घुड़सवार को घोड़े समेत गिरा दिया। वाह। और बाद में एक जंगली सुअर को अकेले ही मार कर ले आई। हरि सिंह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वहीं उससे विवाह कर लिया। एक मिनट, ये कहानी किसी लोक गाथा जैसी लगती है। क्या हमारे ऐतिहासिक स्रोत इसकी पुष्टि करते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये किस्सा ऐतिहासिक ग्रंथों से ज्यादा लोक स्मृति का हिस्सा है। लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि हम्मीर की विरासत में वीरता को कितना महत्व दिया गया। मतलब ये विचार स्थापित करता है कि शौर्य उनकी रगों में जन्म से ही था, जो उन्हें अपनी माँ से मिला था। दिलचस्प। तो ये एक तरह का गुप्त विवाह था? हाँ, कुछ ऐसा ही। अपने पिता लक्ष्मण सिंह के डर से हरि सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे हम्मीर को एक अलग गांव में रखा। और ये बात हम्मीर के लिए एक वरदान साबित हुई। बिल्कुल। जब 1303 का युद्ध हुआ तो किसी को पता ही नहीं था कि सिसोदा के राज परिवार का एक वारिस कहीं और सुरक्षित है। मेवाड़ का असली वारिस एक तरह से ऑफ द ग्रिड जी रहा था। हाँ। तो वे वापस सिसोदा कैसे आए? युद्ध के बाद हरि सिंह के छोटे भाई अजय सिंह, जो उस विनाश से बच गए थे, वो सिसोदा के नए सामंत बने। जी। और उन्हें अपने भाई के इस विवाह के बारे में पता था। वो खुद हम्मीर और उनकी माँ के पास गए और उन्हें पूरे सम्मान के साथ सिसोदा ले आए। और यहीं पर हम्मीर ने पहली बार साबित किया कि वो लोक कथाएं शायद उतनी भी गलत नहीं थी। बिल्कुल। एक बार सिसोदा गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। अच्छा। अजय सिंह ने अपने बेटे सज्जन सिंह को उन्हें रोकने भेजा, लेकिन वो असफल रहे। हम्मीर तब कितने बड़े थे? तब सिर्फ 12-13 साल के थे। उन्होंने अपने चाचा से एक मौका मांगा, और वो न सिर्फ डाकुओं को खदेड़ने में कामयाब रहे, बल्कि उनके सरदार का सिर काट कर ले आए। 12-13 साल की उम्र में। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मोड़ था।
अजय सिंह के लिए भी अपने ही बेटे को नजरअंदाज करना। उस समय की राजनीति में इससे परिवार में ही बगावत का खतरा नहीं होता। खतरा तो बहुत बड़ा था, ये एक असाधारण फैसला था। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? अजय सिंह ने शायद ये समझ लिया था कि मेवाड़ को बचाने के लिए वंशवाद से ज्यादा काबिलियत की जरूरत है। उन्होंने देखा कि हमीर में वो नेतृत्व है जो उस समय की मांग थी। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने अपने बेटे सज्जन सिंह पर अपने भतीजे हमीर को चुना और उन्हें सिसोदा का अगला सामंत घोषित कर दिया। ये फैसला मेवाड़ के भविष्य को बदलने वाला था। सही बात है। तो ठीक है, हमीर ने खुद को सिसोदा ने तो साबित कर दिया, लेकिन सिसोदा और चित्तौड़ में तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, एक छोटा सा गांव और दूसरी तरफ उत्तर भारत का सबसे मजबूत किला। ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। उनके पास क्या कोई रणनीति थी या सिर्फ हिम्मत? उनके पास दोनों थे। हमीर ने जल्दबाजी नहीं की। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सबसे पहले आसपास के भील सरदारों और राजपूत सामंतों को एकजुट करना शुरू किया। वो लोग जो दिल्ली की अधीनता से खुश नहीं थे? हाँ, उन्होंने एक छोटी लेकिन वफादार सेना बनाई और सही मौके का इंतजार किया। और वो मौका उन्हें मिला 1326 में। जी, उन्होंने चित्तौड़ पर एक सुनियोजित हमला किया। बनवीर सोनगरा शायद इतने बड़े हमले के लिए तैयार नहीं था। उसे हरा दिया गया और वो भागने पर मजबूर हो गया। और इस तरह लगभग 30 साल के अंधकार के बाद 1326 में चित्तौड़ के किले पर एक बार फिर गुहिल वंश का झंडा लहराया। और यहीं से मेवाड़ के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होता है, सिसोदिया राजवंश। हाँ, ये बदलाव हमीर की जड़ों से जुड़ा था, क्योंकि वो सिसोदा गांव के सामंत थे, इसलिए उनके द्वारा स्थापित की गई नई शाखा सिसोदिया कहलाई। लेकिन एक और ज्यादा गहरा प्रतीकात्मक बदलाव हुआ, उपाधियों का। रावल से राणा तक का सफर। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव नहीं था। रावल एक पुरानी स्थापित राजशाही का प्रतीक था, जो चित्तौड़ के सिंहासन से जुड़ी थी। और राणा? राणा उन सामंती सरदारों की उपाधि थी जो जमीन से संघर्ष से अपनी पहचान बनाते थे। तो हमीर ने चित्तौड़ जीतने के बाद भी रावल की उपाधि नहीं अपनाई? नहीं, उन्होंने अपनी राणा की उपाधि बनाए रखी। एक संदेश था कि ये एक नई शुरुआत है। हाँ, जो पुरानी विरासत का सम्मान करती है, लेकिन अपनी पहचान संघर्ष और वीरता से बनाएगी। वाह, ये तो एक तरह की रीब्रांडिंग थी जो मेवाड़ की पहचान को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हारा हुआ बनवीर सोनगरा चुप तो नहीं बैठा होगा। वो सीधा भागा दिल्ली, उस समय के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के पास, और मदद की गुहार लगाई। उसने सुल्तान को याद दिलाया कि चित्तौड़ तकनीकी रूप से अभी भी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है। तो अब ये सिर्फ एक स्थानीय लड़ाई नहीं रही, अब मैदान में दिल्ली का सुल्तान खुद उतर आया था। हाँ, और ये हमीर के शासन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत बड़ी सेना लेकर मेवाड़ की तरफ बढ़ा। ऐसी स्थिति में तो ज्यादातर राजा किले के अंदर छिपकर रक्षात्मक युद्ध लड़ते हैं। लेकिन हमीर ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने किले से बाहर निकलकर सुल्तान का सामना करने का फैसला किया। ये तो बहुत जोखिम भरा कदम था। जोखिम भरा था, लेकिन शायद यही उनकी रणनीति थी। वो सुल्तान की विशाल सेना को किले की घेराबंदी का मौका ही नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी सेना को साथ लिया और सुल्तान को मेवाड़ की सीमा पर ही रोकने के लिए आगे बढ़े। ये मुकाबला हुआ था बांसवाड़ा के पास सिंगोली नाम की जगह पर। एक छोटी नई नई आजाद हुई रियासत की सेना और दिल्ली के सुल्तान की शाही फौज। नतीजा क्या हुआ? हमीर ये लड़ाई जीते कैसे? स्रोत हमें बताते हैं कि राणा हमीर ने सुल्तान की सेना को बुरी तरह पराजित किया। अब सवाल है कैसे? हाँ, कैसे? देखिए, हमीर की सेना छोटी थी, लेकिन वो अपने इलाके में लड़ रही थी। उन्हें यहाँ के भूगोल, यहाँ के पहाड़ों, घाटियों का फायदा मिला होगा। हो सकता है उन्होंने सीधी टक्कर के बजाय छापामार युद्ध या गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल किया हो। बिल्कुल, जिससे सुल्तान की बड़ी सेना बिखर गई हो। और सबसे बड़ी बात, उनकी सेना अपनी जमीन के लिए लड़ रही थी। हाँ, जबकि तुगलक की सेना एक दूर दराज के अभियान पर थी। तो ये सिर्फ एक किले की लड़ाई नहीं थी, ये सीधे सीधे दिल्ली सल्तनत की सत्ता को एक खुली चुनौती थी। निश्चित रूप से सिंगोली की जीत ने हमीर को सिर्फ चित्तौड़ का राजा नहीं, बल्कि पूरे राजपूताना का एक महान नायक बना दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि मेवाड़ अब दिल्ली का जागीरदार नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य है। इस जीत ने दिल्ली सल्तनत के विस्तार को उस क्षेत्र में एक बड़ा झटका दिया और हमीर सचमुच में मेवाड़ के उद्धारक बन गए। तो ऐसे महान योद्धा को इतिहास ने किन शब्दों में याद रखा? उनकी उपाधियां उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। हाँ, उन्हें कई उपाधियां दी गईं। सबसे प्रसिद्ध है विषम घाटी पंचानन। इसका जिक्र हमें कुंभलगढ़
प्रशस्ति में मिलता है। जिसे उनके ही वंशज महान राणा कुंभा ने लिखवाया था। विषम घाटी पंचानन, इसका मतलब क्या है? ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका शाब्दिक अर्थ है विषम, यानी कठिन घाटियों या युद्धों में सिंह के समान। सिंह मतलब शेर? हाँ, यहाँ पंचानन शेर का ही एक पर्यायवाची है, जिसका एक अर्थ 5 मुख वाला भी होता है, जो उसकी हर दिशा में सतर्कता को दर्शाता है। तो ये उपाधि सिर्फ उनकी वीरता नहीं बल्कि उनकी युद्ध नीति को भी दर्शाती है। बिल्कुल, ये बताती है कि वो मुश्किल परिस्थितियों में ऊबड़-खाबड़ मैदानों में लड़ने में माहिर थे, ठीक एक शेर की तरह। ये तो सीधे सीधे सिंगोली जैसी लड़ाइयों की तरफ इशारा करता है। और दूसरी उपाधियां? राणा कुंभा ने ही अपनी एक किताब रसिक प्रिया की टीका में अपने पूर्वज हम्मीर को वीर राजा कहकर सम्मान दिया है। और कर्नल जेम्स टॉड? कर्नल जेम्स टॉड ने हम्मीर के अदम्य साहस के लिए उन्हें प्रबल हिंदू की उपाधि दी। युद्ध और राजनीति से अलग क्या उन्होंने कोई निर्माण कार्य भी करवाया? हाँ, उन्होंने चित्तौर के किले में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया, जिन्हें अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। और ये सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं था, है ना? नहीं, ये एक महत्वपूर्ण राजनैतिक और सांस्कृतिक बयान भी था। वो कैसे? देखिए, मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल देवी तो बाण माता थीं। लेकिन हम्मीर अपने इस अविश्वसनीय सफलता का श्रेय बरवड़ी माता के आशीर्वाद को देते थे। इसीलिए उन्होंने उन्हें अपनी इष्ट देवी के रूप में स्थापित किया। यहाँ कुल देवी और इष्ट देवी के बीच का अंतर समझना जरूरी है। बिल्कुल, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कुल देवी आपके परिवार का सरनेम है, जो जन्म से मिलता है। उनकी पूजा अनिवार्य होती है। और इष्ट देवी? इष्ट देवी उस गुरु या मेंटो की तरह हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में किसी बड़ी सफलता के बाद चुनते हैं और खास सम्मान देते हैं। तो हम्मीर ने बाण माता की पूजा जारी रखी, लेकिन बरवड़ी माता को अपनी व्यक्तिगत आराध्य देवी बनाया। हाँ, ये एक तरह से उनके नए राजवंश की नई आध्यात्मिक पहचान भी थी। तो ये थी कहानी राणा हम्मीर की, एक ऐसे नायक की जिसका अस्तित्व ही एक रहस्य में छिपा था, जिसने न सिर्फ एक खोया हुआ किला वापस जीता, बल्कि एक हारी हुई कौम में स्वाभिमान की भावना फिर से जगाई। उन्होंने राजवंश को गोहिल से सिसोदिया और राजा को रावल से राणा बनाकर एक नई पहचान दी। उन्होंने वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर राणा कुंभा और महाराणा प्रताप जैसे शासकों ने मेवाड़ की शान की बुलंद इमारत खड़ी की। हम्मीर के बिना शायद वो मेवाड़ होता ही नहीं जिसे हम आज जानते हैं। बिल्कुल। हम्मीर की कहानी दिखाती है कि कैसे नेतृत्व सबसे अप्रत्याशित जगहों से उभर सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है। अगर उनके चाचा अजय सिंह पुत्र मोह में पड़कर अपनी काबिलियत की पहचान पर पर्दा डाल देते और अपने बेटे को ही वारिस बनाते, तो मेवाड़ का और शायद भारत का इतिहास कितना अलग होता।